सबसे पहले याद रखिए, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है इसके अंदर एक छोटी सी थ्योरी है, पे सिस्टम एंड फॉर्म्स। तो पे सिस्टम क्या होता है? पे का फुल फॉर्म है पे एज यू अर्न। पे का फुल फॉर्म है पे एज यू अर्न। अब ये है क्या, इसको हमने समझना है। पे में क्या चीज आती है? तो पे के अंदर आपकी सैलरी, वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, पेंशन और कमीशन, यानी पे सिस्टम के अंदर ये चार पांच बातें आती हैं। और पे सिस्टम गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को जो सैलरी पे करें, गवर्नमेंट भी उसका ट्रैक रख सके कि आपने लोगों को टाइम पे सैलरी पे की है कि नहीं की है। इसके साथ साथ आप कमीशन के अलावा लोगों को बेनिफिट्स भी देते हैं। बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं। फिर लोगों को टिप्स भी मिल जाती हैं, ये भी उनकी सैलरी का पार्ट है। और लोगों को आप जो है वो सिक पे, मैटरनिटी पे ये भी देते हैं। ये सारी जितनी भी पेमेंट्स आप करते हैं ना, जितनी भी पेमेंट्स आप करते हैं, ये सब पेई सिस्टम के थ्रू होती हैं। पेई सिस्टम यूँ समझोगे, देखो हम किसी के पैसे खा जाएं, हम किसी के हक को दबा लें, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो पेई सिस्टम में ये होता है कि कोई भी बंदा अगर आपके पास जॉब करने आता है तो ये आप पे ऑब्लिगेशन है, आप पे मैंडेटरी है कि आप उस बंदे को पेई सिस्टम में रजिस्टर्ड करवाएं, उसका पेई कोड जनरेट करवाएं। और फिर इसके बाद जब भी उसकी पेमेंट होगी तो गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक चली जाएगी। पेई सिस्टम में उसका कोड खुल गया। अब जो भी आप उसको पेमेंट करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होती है ना, सैलरी कैश तो अब दी नहीं जाती, सैलरी ट्रांसफर होती है। तो अब उसका जो पेई कोड है ना, वो कनेक्टेड होगा आपके सिस्टम्स के साथ। तो आप किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी पे करोगे, उसका एम्प्लॉय कोड डालोगे, पेई कोड डालोगे, तो उसको तो पैसे चले जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपने जो किया है पेमेंट, वो टाइम टू टाइम लोगों को पसीना खुश होने से पहले उनकी पेमेंट कर दी है। तो ये पेई सिस्टम है। दुबई में भी, जब हम दुबई में थे वहां भी ये सिस्टम था। वहां पे इसको WPS सिस्टम बोलते हैं, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम। यूके में इसको पे एज यू अर्न सिस्टम बोलते हैं। अब ये पे चलता कैसे है? तो याद रखना, पे सिस्टम रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे चलता है, रियल टाइम सिस्टम है। RTI, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी इसके अंदर हर चीज लाइव चल रही होती है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, आप उसकी पेमेंट जो है वो पेई कोड के जरिए भेजेंगे। और जैसे ही आप उसकी पेमेंट भेजेंगे, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई आपने इसको पैसे दे दिए हैं। फिर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि बेटा इसको पैसे, सैलरी दी है तो सैलरी पे जो टैक्स काटा है, सैलरी के बेस पे NIC 1 जो एम्प्लॉय की होती है वो काटी है, वो बेटा हमें टाइम पे पहुंचा देना। हाँ, तो ये है पेई सिस्टम और ये है पेई सिस्टम के रूल्स। अब इसके अंदर हमारा HMRC कहता है RTI, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। इसके अंदर आपका HMRC कहता है कि भाई एम्प्लॉयर की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो क्या करेगा। हर पेमेंट जो एम्प्लॉय को करेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली करेगा। और HMRC का ये जो पेई कोड है, इसको अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करेगा। HMRC के सॉफ्टवेयर के टूल्स को अपने प्रोग्राम में फिक्स करेगा ताकि कोई भी पेमेंट हो तो रियल टाइम गवर्नमेंट के पास जाती रहे। फिर क्या हर कंपनी को, हर सोल ट्रेडर को, हर पार्टनरशिप को ये करना पड़ेगा? तो इसकी एक लिमिट है, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। जिसके 9 लोग हों, तो ये उसको ये करना ही करना है, ज्यादा तो जितने भी हो मसला नहीं है। नहीं। अब आपने
इस पे सिस्टम के थ्रू उनकी सैलरी पे करनी है, उनकी सैलरी का रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखना है, उनकी एनआईसी और इनकम टैक्स काटना है। मैंने बताया हुआ है कि जब भी सैलरी पे होती है तो उनका इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो कट के आता है। सैलरी ग्रॉस नहीं मिलती, कटा के मिलती है। तो ये कौन काटेगा? उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एम्प्लॉयर काटेगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा 14 दिन के अंदर। अब क्या लिखा हुआ है? 14 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स मंथ, महीना खत्म हुआ उसके 14 दिन के अंदर। अब टैक्स मंथ क्या होता है, ये बात बड़ी क्रूशियल है, बड़ी क्रिटिकल है। याद रखना, मैंने बताया था टैक्स ईयर होता है 6/4/22 से 5/4/23, यही है ना हमारा टैक्स ईयर 22-23। एम आई सही। राइट और एम आई राइट? सही। अब टैक्स मंथ खत्म होता है 5 तारीख को लोगों। यहाँ पे लोग 14 को सिलेक्ट करते हैं जो कि गलत है आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये अप्रैल है ना, तो इसमें 14 डेज प्लस करोगे तो 14 + 5 ये 19th ऑफ XYZ मंथ आएगा। यानी रूल के हिसाब से अगर देखो, अगर वो रूल पूछता है एमसीक्यू में, तो रूल इज के 14th डे 14वां दिन टैक्स मंथ जो कि 5 तारीख को खत्म होता है उसके बाद का 14वां दिन। लेकिन अगर वो तारीख पूछे, तारीख, तो तारीख क्या बताएगा? तारीख हम बताएगा 5 को खत्म हुआ, 14 दिन प्लस करा, 19 तारीख आया। ऐसा ही है कि नहीं है? तो यहाँ पे खेलता है वो। इंग्लिश जिसको नहीं आती वो यहाँ मर जाता है। भाई वो डेज में पूछे कि कितने दिन बाद, रूल पूछे तो बताना टैक्स मंथ के 14 दिन बाद। और अगर वो तारीख पूछेगा, तारीख, तो आप 5 तारीख को टैक्स मंथ खत्म किया, 14 दिन ऐड मारा, 19 तारीख आया। कोई मसला है इसके अंदर? ये सबसे टेक्निकल बात थी जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बच्चे इंग्लिश की गड़बड़े फरमाते हैं। इंडियन बच्चे भी करते होंगे, सारे ही करते होंगे, बुराई सब पे आ सकती है। पेपर का प्रेशर होता है तो इंग्लिश कुछ की कुछ समझते हैं। तो अल्लाह के बंदो, ऐसी हरकतें नहीं करना। यहाँ सही तक है। सवाल मुबारक है तो फरमाइएगा। नहीं, बस मैं ये कॉपी कर लूँ, 1 मिनट दें। बिल्कुल, आप 10 मिनट लीजिए। तो मैंने आपको डेट बताई, ये थी नॉन इलेक्ट्रॉनिक की, कि टैक्स मंथ खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर यानी 19 तारीख तक आपने पे करना है। ये है नॉन इलेक्ट्रॉनिक, यानी अगर आप HMRC पे जाके चेक के जरिए पेमेंट करते हैं, जो कि एक पुराना तरीका है, अभी भी है, लोग ऑनलाइन की जगह पेमेंट अभी भी चेक के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट हैं और ऑनलाइन पे करते हैं तो HMRC आपको थोड़े दिन बढ़ा देता है। वो 14 दिन की जगह 17 दिन अलाउ करता है। कहता है टैक्स मंथ खत्म होने के बाद यू हैव मोर 17 डेज टू सबमिट। यानी महीना खत्म हुआ, पिछला महीना खत्म हुआ, आपके पास 17 मजीद दिन हैं। तो इसका मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक पे करते हो तो आप 22 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। कोई मसला? नहीं। अब मंथ है, मंथ ऑफ जनवरी 2023। इसकी हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की डेट निकालते हैं। महीना जनवरी है जो कि खत्म हुआ, जनवरी जी। खत्म हुआ। अब जनवरी में हमने लोगों की सैलरियां काटी वाटी होंगी, तो क्या करूं मैं? मुझे नॉन इलेक्ट्रिक जो है वो 19 फेब तक, और इलेक्ट्रिक जो है वो 22 ऑफ फेब तक पेमेंट करवानी होगी। राइट और रॉन्ग? सही है। अब ये तो हो गया। अब एक बंदे का पे कोड जनरेट हो गया है, वो एक जगह पे जॉब कर रहा है। गवर्नमेंट हर महीने देख रही है कि भाई इस बंदे को सैलरी टाइम पे जा रही है नहीं जा रही है, डिडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, हमें पैसा टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पे सिस्टम चल रहा है। अब बंदा अगर छोड़ के चला जाए
तो गवर्नमेंट को कौन बताएगा? क्योंकि आप जब बंदा छोड़ के जाता है ना, तो फिर उसकी सैलरी प्रोसेस पेई सिस्टम में वो कंपनी में नहीं होती, जहां दूसरी जगह जाएगा वहां होगी। या वो घर बैठ जाए तो फिर उसकी सैलरी नहीं जाएगी, तो गवर्नमेंट तो परेशान हो जाएगी ना। गवर्नमेंट तो देख रही होगी यार इसकी पिछले महीने सैलरी गई थी, इस महीने सैलरी क्यों नहीं गई। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिर एक फॉर्म बनाया। फॉर्म का नंबर है P45, P45 लीवर्स फॉर्म। लीवर्स। जब बंदा छोड़ के जाता है तो गवर्नमेंट ने एक बात की कि जब छोड़ के जाए तो जिसको छोड़ के जा रहा है उस एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को बताना है कि ये बंदा हमारे पास से छोड़ के जा रहा है। और जिस तरह बताना है उस कम्युनिकेशन पेपर का नाम है P45। यानी एक फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट को देना है कि भाई ये बंदा अब हमारे साथ नहीं नहीं है। है। अब ये P45 वो एम्प्लॉयर जो है वो इस एम्प्लॉय को दे देगा। उसकी 3 कॉपीज वो एम्प्लॉय कर लेगा, एक अपने पास रख लेगा और पेज 2 और पेज 3 संभालेगा। और जब वो किसी और एम्प्लॉय के पास जाएगा तो उसको पेज 3 दे देगा। और वो जो नया एम्प्लॉयर है वो जो है वो गवर्नमेंट को फाइल कर देगा वो पेपर कि भाई ये वहां से छोड़ के अब मेरे पास आ गया है। आसान जबान में, अगर बंदा छोड़ के जाता है तो जिस कंपनी को छोड़ के जा रहा है उस कंपनी ने P45 भर के उसको देना है। और वो जब किसी दूसरी कंपनी में जॉब पे लगेगा तो उस P45 का एक पेज जिसका नाम है पेज नंबर 3 वो उस नई कंपनी को दे देगा। और वो नई कंपनी उस पेपर को HMRC को दिखा के बोलेगी देखो ये वहां से छोड़ के अब मेरे पास आ गया है। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। अब ए, ए, एक बात है सर, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नॉन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, आप दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं ना। जी। नॉन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। अगर 250 प्लस इंप्लॉइज हों, अगर किसी कंपनी के 250 प्लस इंप्लॉइज हों तो उसके लिए मस्ट है कि वो इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करे। अप टू 250 हो एम्प्लॉय का नंबर तो आपकी मर्जी है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी पेमेंट कर सकते हो या आप नॉन इलेक्ट्रॉनिकली भी पेमेंट कर सकते हो। यानी अगर आप एक लार्ज कंपनी है, लार्ज कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसमें 250 बंदा काम करता हो। अगर 250 या इससे ज्यादा लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं भाई, तो आपका कानून ये फरमाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करनी है। लेकिन अगर 250 से कम बंदा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, आप मैनुअल यानी ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। अब P45 हमने पढ़ा, हमने रियल टाइम की डेट्स पढ़ ली, रियल टाइम सिस्टम पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कुछ और। एक फॉर्म होता है जिसका नाम है P60। अगला फॉर्म है P60, P60। सर ये फॉर्म क्यों यूज होता है? तो भाई ये भी याद करना पड़ेगा आपको। P60 आपको यूज करना है जिसमें आप एम्प्लॉइज की टोटल टैक्सेबल अर्निंग, उसकी टैक्स डिडक्शन, उसका एम्प्लॉय कोड, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर गवर्नमेंट को बताते हैं। और ये फॉर्म आपको हर साल 31 मई तक जमा करवा देना है। ये फॉर्म आपको हर साल कब तक जमा करवाना है? 31 31 मई तक। 31 मई तक जमा करवा देना है। इसमें क्या क्या होता है?
एक बार पढ़िए दोबारा। लोगों की पूरा हिसाब किताब होता है कि भाई वो कितना कमाता है, कितना उसका टैक्स कटा है, उसका पेई कोड, एक शॉर्ट समरी होती है एम्प्लॉय वाइज। गवर्नमेंट के लिए एक शॉर्ट समरी बनाई जाती है, एम्प्लॉय वाइज एक समरी होती है, और ये जमा करवाने की डेट है। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ डेट्स आती हैं, गवर्नमेंट की रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको उस डेट पे काम करना है। अगर उस डेट से आगे पीछे साइड बाय साइड आप हो गए तो फाइन होगा, पेनल्टी होगी, गवर्नमेंट कभी भी माफ नहीं करेगी। ठीक है। है। एक मिनट। सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये 31 मई तो ठीक, लेकिन हमारा टैक्स ईयर है 22-23। तो अगर वो स्पेसिफिक हमसे डेट पूछे कि भाई 22-23 के लिए ये डेट क्या होगी, तो बेटा टैक्स ईयर खत्म हुआ, कब हुआ टैक्स ईयर खत्म बताइए? 6 अप्रैल 22 से हाँ 5 अप्रैल 23। इसके जी। बाद फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, यानी टैक्स ईयर खत्म होने के बाद, फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर मतलब होता है टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 31 मई कब तशरीफ लाएगी, मुझे बताओ, वो कौन सा साल होगा? 23 का, 24 का? 24 का। दोबारा देखो, अप्रैल में टैक्स ईयर खलास हो गया, हाँ तो मई 23 में ही पड़ेगी कि नहीं? फॉलोइंग द एंड ऑफ ईयर नहीं, एंड ऑफ टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर यहाँ खत्म हो गया ना। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर में उसमें पड़ेगी ना। मुझे बताओ, अप्रैल के बाद वाला महीना ही मई होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या डेट आनी चाहिए? क्यों? बाय। आप देखिए गौर से जरा, हमारा टैक्स ईयर कब खत्म हुआ? 5 अप्रैल को। अप्रैल के बाद मई कब आएगी? 5 अप्रैल के बाद मई कब आएगी? अगले महीने। बस। समझ रहे हैं? अगले ही महीने आएगी। तो मैंने आपको आसान कर दिया कि भाई 22-23 के लिए जो डेट है ना, वो है 31 मई 2023। इस डेट को ठीक है। आपने फॉर्म 60 जमा करवा देना है, खलास। ये वो डेट है जिस डेट को आपका फॉर्म, कौन सा फॉर्म 60 जमा हो जाना चाहिए। एम आई राइट और एम आई राइट? सही है जी। अब अगला फॉर्म है जिसका नंबर है P11D। सबसे बेहतरीन फॉर्म, खुशियों भरा फॉर्म। सही है, खुशियों भरा फॉर्म क्यों बोलता हूं मैं इसको, इसका एक रीजन है, देखिएगा। P11D वो फॉर्म होता है जिसमें टैक्सेबल बेनिफिट की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाती है। और बेनिफिट खुशियां है ना, बेनिफिट एम्प्लॉय की खुशी है कि नहीं है बेचारे की? पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है। टैक्सेबल बेनिफिट की जो वर्किंग गवर्नमेंट को दी जाती है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म को P11D, P11D बोला जाता है। और आपका जो टैक्स ईयर है, कौन सा टैक्स ईयर आपका है? 22 23। आपका टैक्स ईयर है 22-23। तो प्यारे लोगों, 22-23 के लिए जो डेट आपको हिफिज करनी है, जो डेट का आपको रट्टा शरीफ मारना है, वो डेट क्या है? वो डेट है 6 जुलाई। वो डेट क्या है? 6 जुलाई 2023। इस डेट तक आपको गवर्नमेंट को बतला देना है कि ए गवर्नमेंट,
हमने लोगों को इतने इतने बेनिफिट्स दिए हैं, खलास, कोई मसला। नहीं नहीं। अभी तक हमने फॉर्म P11D, फॉर्म P60, फॉर्म P45 की बातें की हैं, एम आई राइट? जी। अब 45 हो गया, 60 हो गया, 11G हो गया। अब बात आएगी पेनल्टी की। अब अगर आपने कुछ गलती की, कुछ गड़बड़ की, कोई होशियारी की, तो आपको गवर्नमेंट माफ तो नहीं करेगी ना? गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? फाइन लेगी। सबसे पहला सवाल एक एमसीक्यू आया था, उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये फाइन परसेंटेज बेस्ड होता है कि क्या होता है? तो पहले बात ये याद रखना, पेई के जो फाइन्स होते हैं वो परसेंटेज वाइज नहीं होते। पेई के जो फाइन्स होते हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे लगते हैं। यहाँ तो बात समझ आ रही है? सही है। ओके। सबसे पहले, अगर आप अपने रिटर्न्स लेट जमा करवाते हैं, जैसे डेट्स अभी आपने पढ़ी ना, इस डेट को ये काम करना है, इस डेट को ये काम करना है, इस डेट को ये काम करना है, अगर आप टाइम पे काम नहीं करते, जैसे कि हमारी आदत होती है, तो फिर गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है। अगर आप गवर्नमेंट को लेट रिटर्न जमा करवाते हो तो हर महीने के हिसाब से आपसे पेनल्टी होती है। अगर आपकी कंपनी में 9 तक लोग काम करते हैं तो 100 पाउंड की पेनल्टी लेंगे। 10 से 49 लोग तक काम करते हैं तो 200 पाउंड ले लेंगे। 50 से 249 लोग काम करते हैं तो 300 पाउंड की पेनल्टी, और 250 से ऊपर बंदा अगर काम करता है तो हम पेनल्टी बढ़ा के 400 पाउंड तक कर देंगे। अब एक आदमी होता है जो सुधरता ही नहीं है, तो उसके लिए फाइन बढ़ता भी है। ये तो एक बेसिक पेनल्टी है। लेकिन जो आदमी बड़ा ढीठ हो, बड़ा ढीठ का मतलब यह है जो सुधरता ही नहीं है, एक महीना लेट किया गवर्नमेंट ने, चलो उसमें अगर 50 लोग थे तो 300 का फाइन दे दिया। दूसरा महीना भी लेट किया, गवर्नमेंट ने फिर 300 का फाइन दिया। तीसरा महीना भी लेट किया, गवर्नमेंट ने फिर 300 का फाइन दिया। चौथा महीना भी लेट हो गया तो गवर्नमेंट ने 300 का तो फाइन दिया ही दिया, साथ में उसका जो इनकम टैक्स और एनआईसी पेबल था ना, यानी उसको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना था ना, उसकी अमाउंट का 5% एक्स्ट्रा पेनल्टी भी चार्ज कर दी। वो बंदा बावला हो गया कि भाई ये क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा, पहला चांस था नहीं सुधरा, दूसरा चांस था नहीं सुधरा, तीसरा चांस दिया नहीं सुधरा, चौथा चांस नहीं है, चौथे पे एडिशनल पेनल्टी भी लेंगे। तो दो भाई क्या कर सकते हैं? कोई मसला? नहीं। अब इसमें कोई एक और बड़ा ढीठ आदमी हो सकता है जो बोलता है अपने पास पैसा बहुत, चौथी बार में भी नहीं सुधरा, पांचवा महीना फिर लेट कर दिया, फिर लेट पे लेट, लेट पे लेट, यानी पक्का है वो, उसके पास बहुत पैसे। तो अब गवर्नमेंट भी तो नहीं छोड़ेगी ना। गवर्नमेंट ने फिर और आगे बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कहा भाई, पहली लेट, दूसरी लेट, तीसरी लेट पे हम ये वाले फाइन लेते हैं, चौथी लेट से लेके ये वाला फाइन भी स्टार्ट हो जाता है, यानी ये तो रहता ही है, ये भी आ जाता है। और अगर ये 6 महीने लेट हो जाए और फिर लेट होना शुरू हो जाए तो हम मजीद 5% और ले लेते हैं। 12 महीना लेट हो जाए तो हम मजीद 5% और ले लेते हैं, यानी चौथे महीने से 5%, सातवें महीने से ये 5 और 5 10%, और 12 महीने के बाद ये 5 5 और 5 ये 15% का फाइन मिल मिला के हो जाता है। जबकि बेसिक फाइन अपनी जगह पे हर वक्त खड़ा रहेगा जो कि आपको मंथली देना है। तो सजा दर सजा, दर 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 सजा, यानी आप सुधरेंगे नहीं तो हम भी फाइन देते चले जाएंगे, हम भी नहीं रुकेंगे। आप बदमाश हैं तो आपसे बड़े बदमाश HMRC है। यहाँ तक कोई सवाल है भाई? ठीक है, एक मिनट सर, मैं सर ये कॉपी कर लूँ। जी प्लीज। अब हमने आपको बात बताई कि आपको हर महीने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक है वो 14 दिन, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक है तो 17 दिन, यानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था डेज वाला चक्कर,
कि या तो 19 तारीख या 22 तारीख तक आपको हर महीने जो है वो क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है। सही है कि नहीं? जो इनकम टैक्स कटा है वो और एनआईसी की पेमेंट्स की ये डेट है 19 तारीख या 22 तारीख। इलेक्ट्रॉनिक है तो 22, नॉन इलेक्ट्रॉनिक है तो 19। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया, गरीबों को रिलीफ दिया कि वो लोग जिनका एवरेज मंथली अमाउंट पेमेंट करने का, मंथली अमाउंट यानी जिनका टैक्स और एनआईसी मिल मिला के 1500 पाउंड से कम रहता है, तो वो हर महीने बेचारे कहाँ पे करेंगे? तो वो क्वार्टरली पे कर सकते हैं। यानी वो लोग जो 1500 से कम जिनका लाइबिलिटी बनती है वो क्वार्टरली पे कर सकते हैं, साल में 12 बार नहीं, साल में सिर्फ 4 बार, वरना साल में 12 बार पे करना है, जिससे कि हमने ऊपर देखा कि मंथली पेमेंट है। लेकिन जिनकी सैलरियां कम हैं और जिनकी लाइबिलिटी 1500 पाउंड एनआईसी की और इनकम टैक्स यानी सैलरी, इनकम टैक्स जो सैलरी पे कटता है पे एज यू अर्न, और एनआईसी जो 1500 से कम जिनका अमाउंट बनता है वो माहाना नहीं, वो चार चार सॉरी 3-3 महीने के क्वार्टर में, साल में 4 मरतबा पेमेंट्स कर सकते हैं। डेट 22 ही रहेगी, लेकिन पहली पेमेंट होगी 5 जुलाई को, फिर होगी 5 अक्टूबर, 5 जनवरी और 5 अप्रैल को। तो ये भी किया जा सकता है। ये ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कम कमाते हैं। ये है वैट एम्प्लॉयमेंट इनकम की फॉर्म्स की थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई सवाल? नहीं। कॉपी कीजिएगा प्लीज। हैंड आउट में ये सारी बातें लिखी हुई